मैं डॉक्टर मुनेश्वर सूर्यवंशी, सहयोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया, यहाँ पर न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ। और मुझे न्यूरोलॉजी के फील्ड में 10-15 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। और जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया है वो इपिलिप्सी। आज मैं आपके इपिलिप्सी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, शायद जिनके बारे में आपको जानकारी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करूंगा। तो एपिलेप्सी ये जो बीमारी है, जिसको हम आम भाषा में मिर्गी की बीमारी भी बोलते हैं, या तो ये जन्मजात हो सकती है किसी को, या किसी को कारणवश हो सकती है। तो जो जन्मजात होती है उसको जेनेटिक एपिलेप्सिस बोलते हैं। और जो बाद में होती है वो एक्वायर्ड एपिलेप्सिस हो सकती है, जो जैसे कि सिर में चोट लग गई किसी को इन्फेक्शन हुआ, या और अन्य सारे कई और भी कारण है, जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ है ब्रेन में, अगर स्ट्रोक हुआ है तो वैसे में भी उनको मिर्गी के झटके आ सकते हैं। या शरीर में नमक की मात्रा कमी या ज्यादा अगर होती है, उस केस में भी जो झटके आते हैं वो एपिलेप्सी में हम उनको कंसिडर करते हैं। तो एपिलेप्सी बेसिकली झटकों की बीमारी ही होती है। 2 या 3 झटके अगर अनप्रोव्ड है, अगर हमको कारण पता नहीं कि किस वजह से हो रहे हैं उस वक्त, तो हम उस एपिलेप्सी की बीमारी बोलते हैं। इपिलिप्सी की बीमारी भी 2 तरह की होती है, ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करते हैं उसको, तो कि एक तो होता है जनरलाइज एपिलेप्सी और दूसरा है फोकल। जनरलाइज एपिलेप्सी में शुरुआत जो होती है, एक साथ सारे अगर हाथ पैर हिलने लगते हैं तो एक साथ सारे हाथ पैर हिलने लगेंगे, मुंह से झाग आने लगेगा, टंग बाइट भी होती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। दूसरी टाइप की एपिलेप्सी जिसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं हम, तो किसी अंग से स्टार्ट होती है, जैसे दाया या बाया अंग। कभी कभी शरीर के चेहरे, मतलब चेहरे पर से भी वो मूवमेंट हमको दिख जाती है। तो वो अगर किसी अंग से शुरू होती है, या तो वो अंग से सीमित रहती है, या तो पूरे शरीर में फैल जाती है। अगर एक अंग तक सीमित रहती है तो हम उसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। अगर वो किसी ये अंग से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलती है तो उसको हम फोकल एपिलेप्सी विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इन एपिलेप्सी के बारे में हमारे इसमें समाज में ये मिथ है कि एपिलेप्सी जो है ये कंटेजियस है, अगर किसी को है तो दूसरों को हो सकता है, अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। एपिलेप्सी ऐसे कंटेजियस डिजीज नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। और ये कोई कर्स भी नहीं है। ये कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने दिया हुआ एक शाप है, वैसा भी नहीं है। ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि किसी एक ब्रेन के एरिया में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फायर करते हैं, और वो फायरिंग पूरे ब्रेन में फैल जाती है। जैसे कि घर में या किसी जगह पे हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, और वो आग जो है वो पूरे घर में फैल जाती है और आग घर को जला देती है। उसी तरह से ब्रेन के किसी हिस्से में शॉर्ट सर्किट जैसा होता है, और वो जो डिस्चार्ज है वो पूरे ब्रेन में फैलता है थ्रू न्यूरोनल नेटवर्क। जो एक सेल न्यूरॉन्स जो होते हैं एक दूसरे को जुड़े हुए रहते हैं, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है और फिर पेशेंट को झटकाता है। तो ये भी कारण है। और दूसरा है कि अगर हम इपिलिप्सी को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करें, हम उसके लिए हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, या तो सीटी या एमआरआई और ईईजी, जिसके बेसिस पर हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पेशेंट को इपिलेप्सी की बीमारी है। तो ऐसा है कि एपिलेप्सी जो है हम डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर एक पेशेंट को एपिलेप्सी की बीमारी है। तो ऐसे केसेस में हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में जो है, इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ईईजी होता है, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, जो कंप्यूटर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो नोट करता है। एक हो गया। दूसरा है कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी अगर है ब्रेन में, तो वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हम सीटी स्कैन या ब्रेन के जरिए उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये दूसरा जरिया होगा। अब एक बार एपिलेप्सी डायग्नोस हो गया, उसके बाद में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बड़े सारे ड्रग्स है, नए नए ड्रग्स भी अभी आ रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के परामर्श से अगर वो दवाइयाँ चालू करते हैं, और बराबर कॉम अच्छी तरीके से उनको जिस तरह से बताया गया उस तरह से दवाई लेते हैं, तो हम इस रोग से मुक्त भी हो सकते हैं। और कुछ कुछ केसेस केसेस में हम मुक्त ना होकर वो कंट्रोल कर सकते हैं उस एपिलिप्सी को। तो ये चीज है जो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और कुछ कुछ ख्याल हमको अपने से भी रखना है, जैसे कैसे कि हम किस तरह से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं झटकों का आना। जैसे प्रॉपर तरीके से खान पान हो, प्रॉपर हमारा सोने का समय निर्धारित हो, हमारा खाने का समय निर्धारित हो, ये सब चीजें करें। खाने में हेल्दी डाइट जो होता है, जैसे फ्रूट्स हो जिसमें फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपर हो, जंक फूड्स वगैरह ना हो, वो चीजें।
अगर हम प्रॉपर अपने डाइट में उसका समावेश करते हैं तो हम कुछ हद तक उससे एपिलेप्सी को, झटकों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और मैंने अभी बताया कि दवाइयाँ जो चलती है दौरे की बीमारी की, वो भी हमको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर मात्रा डॉक्टर ने जिस तरीके से वो बताई है उस तरीके से हमको वो लेनी है। अगर फिर भी अगर आपको एपिलेप्सी के बारे में और कुछ जानना है, या कोई आपके परिचय में ऐसा पेशेंट है जिसको आप, जैसे मैंने लक्षण बताए वैसे लक्षण अगर उसको है, तो हमें हॉस्पिटल में आके मुझसे मिल सकते हैं, मेरा परामर्श ले सकते हैं, और मैं उसका प्रॉपर इलाज जो होता है वो आपको करने में और उसकी ट्रीटमेंट करने में हेल्प करूंगा। धन्यवाद।